अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे हम अक्सर यूपीएससी के प्री और मेंस में क्वेश्चंस देखते रहते हैं। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम चर्चा करेंगे हमारे लीड आर्टिकल में, वो है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि आज से 6 दिन पहले 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से हट जाता है। ग्रे लिस्ट यानी कि FATF की 2 लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। तो ग्रे लिस्ट में से पाकिस्तान का नाम हट जाता है। अपेरेंटली पाकिस्तान पिछले 4 सालों में FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल था। अब दोस्तों ये तो हमको पता है, ये बात तो जग जाहिर है, ये बात अमेरिका को भी पता है, रशिया को भी पता है, चाइना को भी पता है, ये बात हर किसी देश को पता है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फॉलो करता है। किसी जमाने में पाकिस्तान के फॉर्मर डिक्टेटर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने यह कहा था, जनरल ऑफ द आर्मी, फॉर्मर जनरल ऑफ द आर्मी परवेज मुशर्रफ ने यह कहा था, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। यानी कि जो काम पाकिस्तान की आर्मी पूरा नहीं कर सकती है, जो ऑब्जेक्टिव्स पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा नहीं हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स इंडिया को हर्ट करने के लिए या इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, तो वो क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता है। तो दोस्तों आज के लीड आर्टिकल में हम जानेंगे कि ये जो फैसला है FATF के द्वारा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, इसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा भारत के ऊपर। वॉज इट समथिंग विच वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत जल्द होने वाला है? बिकॉज लेट मी ऑल्सो टेल यू, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान को दिए हैं। और तब यह कहा जा रहा था कि अब बहुत जल्द यह सुनने में आएगा कि पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं है। तो दोस्तों मैं आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं आज की एडिटोरियल डिस्कशन की चर्चा में। डेट है आज की 27 अक्टूबर और आज हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल तो मिसलीडिंग एग्जिट FATF से संबंधित रहेगा, अगेन ये IR से संबंधित, IR इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। एक आर्टिकल फिर हम बात करेंगे, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है, डर्टी बॉम्ब के बारे। तो ये डर्टी बॉम्ब क्या है? अब इसके बारे में बहुत हम न्यूज़ में सुन रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने, हमारे रक्षा मंत्री ने फ़ोन घुमाया था, रशिया के जो हायर अथॉरिटीज़ है, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करी थी कि भाई ये डर्टी बॉम्ब के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, कि बॉम्ब जो भी हो, न्यूक्लियर बॉम्ब हो, डर्टी बॉम्ब हो, बॉम्ब तो बॉम्ब होता है, इससे लोगों की तबाही होगी, है ना, लोगों की जान जाएगी। तो इसके बारे हम समझेंगे डर्टी बॉम्ब क्या होता है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है इसके बारे। और एक आर्टिकल जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है, यहां पे हम बात करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और सरोगेसी एक्ट 2021 के बारे, क्या क्या यहां पे लूप होल्स हैं। तो लॉ फॉर पेरेंटहुड ये आर्टिकल है एंड क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। नाउ अ मिसलीडिंग एग्जिट, सो ये आर्टिकल लिखा है रामनाथन कुमार ने, जो कि एक रिटायर्ड स्पेशल सेक्रेटरी हैं, रह चुके हैं RNAW के, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। अब किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जैसे आपको मैंने बताया आज से 6 दिन पहले की बात है, अक्टूबर 21 को FATF ने फैसला किया। FATF क्या है? ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? काले धन को सफेद दिखाना, कि भाई ये जो पैसा मैंने अपने काले कामों से कमाया है, गैर कानूनी इलीगल एक्टिविटी से कमाया है, उस पैसे को ऐसे शो करना कि एक लेजिटिमेट तरीके से मैंने वो पैसा कमाया हो, उस पैसे को, ब्लैक मनी को व्हाइट शो करना। तो मनी लॉन्ड्रिंग लेमैन टर्म में हम समझें। तो पाकिस्तान को रिमूव कर दिया गया है ग्रे लिस्ट में से। अब FATF के बारे थोड़ी बात समझें तो FATF 39 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में है। इसको कब सेटअप करा गया था? 1989 में सेटअप करा गया था। G7 देशों के द्वारा सेटअप करा गया था। क्या एम था, क्या लक्ष्य था? कि भी ऐसे स्टैंडर्ड सेट करे जाएं जो कि काउंटर कर सकते हैं ये जो समस्या है मनी लॉन्ड्रिंग की, ठीक है। और खास करके अगर हम संगठित अपराध की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, अब इस तरह के काले कामों के लिए अक्सर देखा जाता है, जैसे इलीगल हम ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें, इलीगल वेपन्स ट्रैफिकिंग की बात करें, इसके जरिए जो पैसा जनरेट होता है, ये पैसा कहाँ फनल किया जाता है? ये पैसा फनल किया जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। तो ये जो आतंकवाद है, ये जो आतंकवादी हैं, तो ये लोग जो अपना काम करते हैं, जो बम बंदूक जो हथियार इकट्ठा करते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? इन्हीं काले कामों में से पैसा आता है। तो इसको रोक लगाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोक लगाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव था, जिसके चलते FATF की स्थापना 1989 में करी गई। फिर हम 9/11 अटैक्स की बात करें, ट्विन टावर अटैक्स की बात करें 2001 में जो होता है, तो ऑब्जेक्टिव FATF में एक और इंक्लूड कर दिया जाता है ऑफ काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है। और उसके बाद 2011-12 की हम बात करें तो एक और ऑब्जेक्टिव, यानी कि FATF के 3 मैंडेट्स हैं। एक तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग
यानी कि AML की हम बात कर सकते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। दूसरा ऑब्जेक्टिव है CFT यानी कि काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। और तीसरा जो मैंडेट है वो है PF यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी एंटिटी हो, नॉन स्टेट एंटिटी हो या स्टेट एंटिटी हो, स्टेट एक्टर हो, अगर वो इन्वॉल्व है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज की प्रोलिफरेशन में या फाइनेंस करने में, जिसके चलते किसी एंटिटी के पास या किसी स्टेट के पास मास डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज बहुत प्रोलिफरेट कर रही हैं, तो उसके ऊपर भी रोक लगाई जाएगी। तो ये 3 मेजर मैंडेट्स हैं FATF के। ठीक है, अब यहां पे FATF के कुछ रिकमेंडेशंस और स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जिसके चलते FATF ने कुछ यहां पे गाइडलाइंस रखी हैं, कुछ कंडीशंस रखी हैं, ताकि एक वातावरण, एक माहौल बनाया जा सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है संगठित अपराध को। तो ऑब्वियसली ये अकेला FATF नहीं कर सकता, यहाँ पे कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत यहाँ पे ज़रूरत है। 39 मेंबर्स हैं, तो आपके सामने यहाँ पे मेंबर्स हैं। जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आप, ये मैंने FATF की वेबसाइट में से ही स्क्रीनशॉट निकाला है। 2 यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात आपने याद रखनी है कि 37 इंडिविजुअल मेंबर कंट्रीज हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन से हैं? एक तो आपका यूरोपियन कमीशन है और दूसरा आपका GCC यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और उसके अलावा FATF के कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हम एशिया पैसिफिक ग्रुप की बात करें, कैरिबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें, यूरेशियन ग्रुप की बात करें आदि। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं। ठीक है, आपको ये एशिया पैसिफिक ग्रुप के बारे याद रहे कि ये एक रीजनल एसोसिएट मेंबर है FATF का। इस ग्रुप के बारे इस आर्टिकल में भी मेंशन था। अब पीरियोडिक इवैल्यूएशंस, तो जो FATF की जो गाइडलाइंस हैं, जो स्पेसिफिकेशंस है, उसको स्वीकार 200 से ज्यादा देशों को करना पड़ता है। ठीक है, अब तभी हमने बात करी कि यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। 3 तरह के मेजर मैंडेट्स हैं, 3 टाइप्स की रेजीम्स हैं FATF में। एक तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा काउंटरिंग और कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और तीसरा प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, खास करके इन कंटेक्स्ट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज की बात आती है। ठीक है, अब ये हर एक जो मेंबर कंट्रीज हैं, इन गाइडलाइंस के बेस पे, जो गाइडलाइंस और स्पेसिफिकेशंस FATF के द्वारा रखी जाती हैं, उस बेसिस पे इवैल्यूएशन की जाती है FATF के द्वारा, और देखा जाता है कि कितने देश हैं जो कि सीरियस हैं इस मैंडेट को फॉलो करने के लिए। क्या कुछ ऐसे देश तो नहीं है जो कि जानबूझ के डेलिबरेटली कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ ऐसी संस्थाओं को फंडिंग दे रहे हैं, या कई कुछ ऐसी स्टेट्स तो नहीं है जिनके नाक के नीचे देयर इज मशरूमिंग ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैपनिंग, जिनको पता है कि ये इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए या इलीगल वेपन्स ट्रैफिकिंग के जरिए, जो भी ऐसे काले काम है, इसका जो पैसा है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के पास जा रहा है, और ये पता होते भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो FATF यहां पे कुछ कंडीशंस रखती है उन कंट्रीज के अगेंस्ट। तो अब ये तो हमको पता है कि पाकिस्तान फॉलोज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अब ग्रे लिस्ट की बात करें तो जो कुछ देश जो ऐसे स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज शो करते हैं इन देयर फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म और प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो उनके ऊपर ज्यादा सर्वेलेंस FATF के द्वारा शुरू हो जाती है। यानी कि ग्रे लिस्ट में डालना किसी देश को इज लाइक वार्निंग देना कि भाई आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी कि FATF का ये कहना है कि आपकी जो सरकार है, यानी कि पाकिस्तान की सरकार को ये कहा जा रहा है कि भाई आप टैक्टिकली, आपको पता है कि आपके यहाँ पे लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, उनको फंडिंग मिल रही है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज चल रही हैं, और इसके चलते आप आतंकवाद को डेलिबरेटली बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपके पास मौका है कि अगर आप इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि आप ऐसा जानबूझ के बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो आपको हमारी कंडीशंस को मानना पड़ेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अब ग्रे लिस्ट की बात करें तो अंटिल फ्राइडे तो पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री था ग्रे लिस्ट में, लेकिन अभी क्या हुआ, अक्टूबर 21 के बाद पाकिस्तान के साथ निकारागुआ, उनको, इन दोनों देशों को इस ग्रे लिस्ट में से निकाल दिया गया है। 23 देश अभी भी इस ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। ये आपके सामने लिस्ट है 23 देशों की। तो अगर आपको याद रखना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि तुर्की भी इस लिस्ट में है, UAE भी इस लिस्ट में है, साउथ सुडान है, फिलीपींस है, येमेन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिसके बारे हम डेली न्यूज़ में भी पढ़ते रहते हैं। तो ये कुछ देश हैं, 23 देश हैं, सारे के सारे तो नहीं याद रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं उनके बारे आपको याद रहे। लेकिन पाकिस्तान और निकारागुआ दोनों अब इस ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ब्लैक लिस्ट की बात आती है। ये बात आपको पता हो कि 3 देश हैं ब्लैक लिस्ट में, एक तो म्यांमार को ऐड करा है और उसके अलावा नॉर्थ कोरिया और ईरान काफी लंबे अरसे से ब्लैक लिस्ट में है।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुत सीरियस स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज पाई गई हैं। तो जैसे म्यांमार की बात करें, आपको पता है म्यांमार में पिछले 1.5 साल से कू चल रहा है, इनफैक्ट अगले साल फरवरी में 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब इन देशों को ऐसे बहुत ज्यादा वार्निंग दी जाती है। वार्निंग तो क्या दी जाती है, कहा जाता है कि देखो आप अब इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए हो कि आपकी सरकार या आपकी मिलिट्री टैक्टिकली इन्वॉल्व थी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में या ऐसी एक्टिविटीज में जिससे टेररिज्म को प्रमोशन मिल रहा है, टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हैं, या जैसे हम नॉर्थ कोरिया की बात करें कि नॉर्थ कोरिया की सरकार डेलिबरेटली फंड कर रही है, किसको फंड कर रही है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। तो इस करके यहां पे सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इन देशों के अगेंस्ट किए जाते हैं। अब जो देश ब्लैक लिस्ट में है तो अब वैसे तो जो देश ग्रे लिस्ट में भी आते हैं, तो जब तक वो ग्रे लिस्ट में हैं तब तक IMF के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं और इतना इजीली वो फाइनेंस भी नहीं ले सकते हैं, लोन्स भी नहीं ले सकते हैं, चाहे वो IMF से हो चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो। तो ब्लैक लिस्ट वाले देश तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। एक बार आप ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे, आप यू आर नो लॉन्गर इन द ग्रे लिस्ट, तो आप IMF से, वर्ल्ड बैंक से आप चाहें तो लोन ले सकते हैं, तो आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगेंगे। पाकिस्तान का सिलसिला बहुत सी सॉ की तरह रहा है FATF में। यह तीसरी बार है कि पाकिस्तान FATF की लिस्ट से बाहर निकला है, यानी कि 3 बार ऑलरेडी पाकिस्तान FATF की लिस्ट में आ चुका था। पहली बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कब था, फरवरी 2008 से लेके जून 2010 तक, और ये वही टाइम पीरियड था नवंबर 2008, जैसे कि आपको याद होगा बॉम्बे टेरर अटैक्स, ताज टेरर अटैक्स हुए थे, तब पाकिस्तान पहली बारी ग्रे लिस्ट में था। दूसरी बारी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कब आता है, फरवरी 2012 में। तो उसामा बिन लादेन को मारने, जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारा तो उसके 1 साल के बाद जाके पाकिस्तान सेकेंड, तो ऐसा माना जाता है कि अब अगेन, जैसे अभी ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि अभी पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स मिले हैं, बिकॉज अमेरिका ने एक तरह से शाबाशी दी है। क्यों? बिकॉज अभी रिसेंटली आपको याद होगा, 1 महीने पहले की बात है, एमन अल जवाहिरी जो कि अलकायदा के बहुत नंबर 1 अलकायदा के चीफ थे और उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा के नंबर 2 माने जाते थे, तो एमन अल जवाहिरी को काबुल में ही अभी अमेरिका की CIA के ड्रोन के द्वारा मारा गया है। अब इस बात की इंफॉर्मेशन कि वो काबुल में बैठे हैं, इनफैक्ट काबुल में जिस गेस्ट हाउस में बैठे थे वो काबुल यानी कि अफगानिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हकानी का ही गेस्ट हाउस था। अब कहा जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान ने लीक करी थी और पाकिस्तान को शाबाशी के जरिए, पाकिस्तान को एक तरह से सपोर्ट कर, कॉम्प्लीमेंट करने के जरिए ये F-16 फाइटर जेट्स दिए हैं। और ये बात उस वक्त भी कही गई थी, आज से कुछ अगर 10-15 दिन पहले की मैं बात करूं, कि बहुत जल्द ये भी देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो अब जैसे उसामा बिन लादेन को मारा था 2011 में अमेरिका ने, तो एक तरह से शाबाशी दी गई थी कि भी चलो 2010 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकाल दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था कि उसामा बिन लादेन अबाटाबाद में क्या कर रहा था। तो पाकिस्तान की सरकार का हमेशा ये कहना होता है दैट हमको नहीं पता कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन को कौन पैसे दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान की सरकार का तो ये भी कहना है जो मोस्ट ड्रेडफुल टेररिस्ट होते हैं, इनफैक्ट जो कि ऑपरेटिंग कमांडर्स थे, जो कि ऑपरेटिंग मैनेजर्स थे, बॉम्बे जो हम ताज टेरर अटैक्स की भी बात करें, पाकिस्तान का ये कहना है कि वो तो जिंदा ही नहीं है, वो तो मर चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो रिजॉल्व है ना टू फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज और कॉम्बैटिंग अगेंस्ट फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, वो बहुत वीक है। ठीक है, अब पाकिस्तान को अगेन जून 2018 में तीसरी बार ग्रे लिस्ट में डाला गया और अक्टूबर 2022 में उसको निकाल दिया, यानी कि अभी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। और पाकिस्तान के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाएगी, पाकिस्तान को कुछ 34 कंडीशंस मीट करने को कहा गया था कि अगर आप ये 34 कंडीशंस मीट करेंगे तो आपको इस FATF की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और FATF की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जहां पे फैसले लिए जाते हैं, तो वो प्लेनरी मीटिंग उसको हम कहते हैं। अभी मार्च में इस साल हुई थी, इसी साल की बात है 2022 में FATF की प्लेनरी मीटिंग, अभी इस बार फिर से वो मीटिंग हुई है। अब चेंज ऑफ हार्ट की बात आती तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं था कि ज़्यादा टाइम अगर हम ग्रे लिस्ट में रहे, अगर हमने ज़्यादा टाइम तक FATF की रिकमेंडेशंस को, उनके सजेशंस को नहीं स्वीकार करा तो हमको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है। तो अब इसके चलते पाकिस्तान ने फाइनली एग्री करा है कि हाँ हम प्रोसिक्यूट करेंगे, कन्विक्ट भी करेंगे, फाइन भी करेंगे और जेल भी करेंगे। किस किस लोगों को? लश्कर तैयबा के जो हेड हैं हाफिज सईद, या LET के जो चीफ ऑपरेशनल कमांडर हैं ज़ैकुर रहमान लखवी, या साजिद मजीद की बात करें, साजिद मजीद और ज़ैकुर रहमान लखवी का नाम आपने ताज टेरर अटैक्स 26/11 अटैक्स के मामले में भी जरूर सुना होगा। पाकिस्तान का तो पहले यह कहना था साजिद मजीद के बारे कि वो तो मर चुके हैं, वो तो जिंदा ही नहीं है, जबकि सब पता होता है पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की ISI को, पाकिस्तान का जो भी रूलिंग प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आज शहबाज शरीफ हैं, ठीक है, चाहे पहले नवाज शरीफ थे, सबको पता होता है कि कौन कितना पानी में, कितना पानी में नहीं है। तो पाकिस्तान ये एक ड्रामा करता है इनोसेंट अपने आप को शो करने का।
एंड देन बाद में पाकिस्तान की आदत है क्राई बेबी बनने का। अब डेफिनेटली प्रेशर यूएसए के द्वारा था, यूएसए के द्वारा तब 2018 में जैसे आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो अमेरिका का बहुत प्रेशर रहा था कि भी पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला जाए, ग्रे लिस्ट में डाला जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये तो पता था कि अमेरिका अफगानिस्तान से भी अपने आप को विड्रॉ करने वाला है, और अमेरिका से विड्रॉ करने के लिए, उस ट्रांजिशन के लिए पाकिस्तान की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं तालिबान, जो अफगानिस्तान में तालिबान है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ नन अदर देन द पाकिस्तान ISI एंड अमेरिका CIA। खैर, तो इस करके अमेरिका ने प्रेशराइज करा पाकिस्तान के ऊपर कि भी उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाए, लेकिन एवरीथिंग इज गिव एंड टेक के बेसिस पे होती है। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर अमेरिका ने विड्रॉ करना है अफगानिस्तान से, तो अब वहां पे नेगोशिएट करने के लिए अफगान तालिबान की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। सो देयरफॉर जो 2020 में जो दोहा पीस प्रोसेस हम देखते हैं, दोहा में जब तालिबान भी सामने बैठा होता है अमेरिका के साथ, जब नेगोशिएशन चल रही होती है कि कैसे ये ट्रांजिशन अफगानिस्तान में होगा, तो दैट वाज थैंक्स टू पाकिस्तान। सो अब डेफिनेटली पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा रीजन था कि अमेरिका डेलिबरेटली प्रेशराइज करना चाहता था पाकिस्तान को कि वो ग्रे लिस्ट में बने रहे, ताकि इसी बहाने वो अफगान तालिबान को परसुएड कर पाएगा कि अमेरिका के साथ बातचीत करें और हम टेबल पे डील करें। क्या इस प्रेशर को सस्टेन अमेरिका के द्वारा करा जा सकता था? नहीं, ये बहुत अनरियलिस्टिक होगा इस बात को एक्सपेक्ट करना कि अमेरिका ज़्यादा लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे, बिकॉज पाकिस्तान के दोस्त हैं, चाइना है, सऊदी है, तो वो शामिल है, तो वो डेफिनेटली अमेरिका को काउंटर प्रेशर करेंगे। अब जैसे आपको मैंने बताया कि F-16 फाइटर जेट्स देने के बाद, ये तो बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में बात आ रही थी कि कुछ ही दिनों की बात है कि अब अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ना रहे, बिकॉज अभी अमेरिका को पाकिस्तान की फिर से रिक्वायरमेंट है अगेन टू मेक प्रेजेंस, अगेन टू मेक रेलेवेंस इन अफगानिस्तान। बट दिस इज नॉट अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन। अब बेशक हो सकता है कि अभी कुछ टाइम तक, अगर पिछले कुछ 6-7 महीनों की बात करें, इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हम नहीं देख रहे हैं एज फार एज इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द LOC इज कंसर्न, लेकिन हमको पता है कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है पीठ के पीछे छुरा खोपने की। ठीक है, अब ये हम देखते रहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, चाहे वो हम पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, ड्रोन्स आते रहते हैं, ड्रोन्स में वो लंच बॉक्सेस, टिफिन बॉक्सेस आते रहते हैं जिसमें RDX होता है, बम बारूद होता है। तो अब देखिए, अब ये तो हमको पता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एग्जिस्ट करता है, कंप्लीटली डिसमेंटल नहीं हुआ। और ये बात सोचना कि आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है तो कंप्लीटली पाकिस्तान अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल कर देगा, दैट वुड बी वेरी नाइव टू एक्सपेक्ट दैट। तो कंक्लूजन की बात हम करें तो यहाँ पे इंडिया को अभी भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, प्रेशराइज करें, अगर ग्लोबल कम्युनिटी में प्रेशर बना के रखें, खास करके अगर ये पाया जाता है कि पाकिस्तान अभी भी टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है या पाकिस्तान इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जिहाद को एज अ वेपन यूज़ कर रहा है, तो हमारी कोशिश अभी भी बरकरार रहनी चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है। कब तक? जब तक पाकिस्तान की ISI इस बात को स्वीकार ना कर ले कि जिहाद हो या वेपन्स हो, अब इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। साउथ एशिया नीड्स टू प्रोग्रेस, साउथ एशिया में प्रोस्पेरिटी बहुत जरूरी है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जरूरी है, पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है। लेकिन जब तक ISI को इस बात का अंदाजा नहीं होता, जब तक पाकिस्तान का ISI टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, इस तरह के ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद नहीं करता, तब तक इंडिया को प्रेशर ग्लोबल कम्युनिटी पे बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दोस्तों, थोड़ा लंबा था ये आर्टिकल, तो इस करके थोड़ा ज्यादा टाइम मैंने ले लिया इस आर्टिकल का एनालिसिस करने के लिए। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के टुवर्ड्स ना। अब यहाँ पे डर्टी बॉम्ब की बात करें तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि भी हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से ज़ेलेंस्की जो है ना, यूक्रेन के लोगों को और यूक्रेन के शहरों को तबाह करने वाले हैं डर्टी बॉम्ब फेंक के। ठीक है, अब डर्टी बॉम्ब की हम अब इसके चलते काफ़ी देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में कंसर्न्स हुए। यूक्रेन ने तो ये बोला कि ये सब झूठ है, ये सब बेबुनियाद है, कि हम क्यों चाहेंगे, हमारे लोग तो ऑलरेडी मर रहे हैं, हमारे शहर तो ऑलरेडी तबाह हो रहे हैं, तो हम क्यों ये डर्टी बॉम्ब यूज़ करना चाहेंगे। व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि यूक्रेन ये डर्टी बॉम्ब इस करके यूज़ करना चाहता है ताकि वो ये डर्टी बॉम्ब एक्सप्लोड करके ये दिखा सके दैट देखो ये काम रशिया ने करा है, और इनडायरेक्टली रशिया को प्रोवोकेट करे एक लड़ाई के लिए। तो ये सारा माजरा चल रहा है। अब यहाँ पे राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने भी फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भी जितना जल्दी हो सके आप अपने झगड़े को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करें। ऑलरेडी अब 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, दिस इज द 9th मंथ विच हैज स्टार्टेड। ठीक है, नाउ अब यूक्रेन का क्या कहना है, जैसे आपको मैंने बोला कि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि हम क्यों चाहेंगे अपने लोगों को पॉइजन करना, अपने लोगों को मारना, अपने शहरों को तबाह करना, हम ये नहीं चाहेंगे। अब आपको जो बात पता होनी ज़रूरी है वो ये है कि व्हाट इज़ अ डर्टी बॉम्ब। डर्टी बॉम्ब में कुछ ऐसे कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव होते हैं, जैसे डायनामाइट की हम बात करें या रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की बात करें लाइक यूरेनियम, इनको ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ईजी होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, अब इसको जब ये एक्सप्लोड किए जाते हैं तो जो मटेरियल है इस बॉम्ब के अंदर वो स्कैटर हो जाता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द विंड स्पीड। लेकिन विंड स्पीड ज़्यादा हो या कम हो, डर्टी बॉम्ब से इतनी ज़्यादा तबाही नहीं होती है। डेंजरस ज़रूर है पर इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह, यानी कि हज़ारों में लाखों में लोग नहीं मारे जाएंगे।
नाउ व्हाई इज इट यूज्ड? इंटेंशन क्या होता है? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करें तो यहां पे पैनिक क्रिएट करना, लोगों के माइंड में डर क्रिएट करना, ठीक है, यानी कि फिजिकल डैमेज ज्यादा क्रिएट करना, लेकिन लोगों की जान ना लेना, बट फिजिकल डैमेज ज्यादा क्रिएट करना, यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिसरप्शन, नॉट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहे जाते हैं। नाउ इज द डर्टी बॉम्ब डेंजरस? देखिए, एक साइकोलॉजिकल वेपन है, इतना डेंजरस नहीं है जितना न्यूक्लियर वेपन्स डेंजरस होते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये बात समझना जरूरी है कि इसकी एक्सप्लोजन डिपेंड करती है कि विंड की स्पीड कितनी है एट द टाइम ऑफ द ब्लास्ट। और यहां पे रेडियो एक्टिव, अगर बहुत जो रेडियो एक्टिव मटीरियल इसमें है, जो अगर बहुत जल्दी से वो स्प्रेड कर जाए, अगर इसको एक्सप्लोड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द विंड स्पीड, देन इट कैन बी डेंजरस। लेकिन अभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कोई अभी तक हमने नहीं देखा इंसिडेंट जहां पे डर्टी बॉम्ब एक्सप्लोड कहीं भी दुनिया भर में करा गया है। लोग बच जाते हैं, लोग इवैक्यूएट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के व्यूज की हम यहाँ पे बात देखें तो एक तरह का एक टेररिस्ट वेपन है। क्यों? बिकॉज लोगों के माइंड में पैनिक, लोगों के माइंड में फियर क्रिएट करने की बात होती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज बहुत ज्यादा किया जाता है। डर्टी बॉम्ब को एक आम लड़ाई में, कन्वेंशनल वॉरफेयर में नहीं यूज किया जाता। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इमीडिएट जो हेल्थ इंपैक्ट है वो काफी लिमिटेड होगा। बहुत सारे लोग जो इफेक्टेड एरिया में होंगे वो काफी इजीली एस्केप कर सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डैमेज होगा, तो वो इरिपेयरेबल है, दैट इज इरिवर्सिबल। चलिए, लास्ट आर्टिकल आज का दोस्तों रहेगा अ लॉ फॉर पेरेंटहुड। तो दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और सरोगेसी एक्ट 2021 के बारे में, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स करी गई हैं दोनों एक्ट्स में। सरोगेसी को लेके काफी चर्चा पिछले 5 सालों से करी जा रही है। ये बात हमको पता है कि आज के टाइम पे देखिए, पेरेंट्स बनना हर किसी का, देखिए एवरीबडी वांट्स कि भी वो पेरेंट्स बने, फादरहुड, मदरहुड हर कोई एंजॉय करना चाहता है। अब देखिए, सौभाग्य की बात है जो पेरेंट्स बन पाते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं शादीशुदा हो लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। तो आज टेक्नोलॉजी है कि अगर एक महिला बायोलॉजिकली कंसीव ना कर पाए तो टेक्नोलॉजीज है कि आप चाहें तो आप बच्चे कर सकते हैं। अगर आप नहीं बच्चे कर पा रहे तो सरोगेसी के थ्रू बच्चे हो सकते हैं, और टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। इन विट्रो फर्टिलिटी क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा आजकल खुल चुके हैं। लेकिन ये जो IVF क्लिनिक्स हैं, इन्होंने तो धंधा ही बना लिया है, $multi-million इंडस्ट्री बन गई है। अब काफ़ी लोगों को ऐसे बेवकूफ़ भी बनाया जाता है, काफ़ी वल्नरेबल लोगों की मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया जाता है, बहुत सारे पैसे बनाए जा रहे हैं इन विट्रो फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं। अब मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी ऐसे लोग हैं, फॉरेन टूरिस्ट हैं, जो कि इंडिया में आते हैं, जो कि मदर्स बायोलॉजिकली कंसीव नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पे आते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ का आसरा लेके कि कैसे वो पेरेंट्स बन सके। लेकिन अभी ये जो रेगुलेशंस इन दोनों एक्ट्स में करे गए हैं, इसमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं कि कैसे ये प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना है, और खास करके जो क्लिनिक्स हैं, जो इस तरह के जो इन विट्रो फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, वो कैसे ऑपरेट करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। अब प्रोविजंस ऑफ द एक्ट की बात करें तो ये एक्ट अलाउ करता है वेरी स्ट्रिक्टली ओनली इनफर्टाइल कपल्स, यानी कि वो कपल जो कि बायोलॉजिकली कंसीव नहीं कर सकते हैं, और सर्टेन अदर कैटेगरीज ऑफ वुमेन। अगर हम सिंगल मदर्स की बात करें जिनका डिवोर्स हो चुका है, या अगर वो विधवा हो चुके हैं, तो वो इन टेक्नोलॉजीज को अवेल कर सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और सरोगेसी को अवेल कर सकते हैं। जहां तक सरोगेसी की बात आती है, तो जो सरोगेट मदर है उसको डेफिनेटली, बिकॉज उनकी कोख में, सरोगेट मदर की कोख में 9 महीने के लिए बच्चा रहेगा, आप उनको एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं देंगे। उनके जो सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस हैं इस पूरे प्रोसेस में 9 महीनों में, और जो इंश्योरेंस कवरेज है वही देंगे इस एक्ट के चलते, और एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन सरोगेट मदर को नहीं दी जाएगी। और जितने भी क्लिनिक्स हैं जो कि इस तरह के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स देते हैं, उनको रजिस्टर किया जाएगा सरकार में। अब रिप्रोडक्टिव राइट्स की यहां पे बात आती है। देखिए, अब ये टेक्नोलॉजीज हैं, तो जैसे आपको मैंने बताया कि पेरेंट्स होना एक जॉय है ना, पेरेंटहुड एक जॉय होता है। एवरीबडी वुड वांट टू बी अ फादर, अ मदर। मदरहुड होने में अपने आप में एक बहुत जॉय है, लेकिन हर कोई सौभाग्य नहीं होता। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो बायोलॉजिकली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या उनका अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो पेरेंट्स बन सके? उनका भी डेफिनेटली अधिकार होना चाहिए। सवाल ये आता है, रिप्रोडक्टिव राइट्स की यहाँ पे बात आ जाती है। बहुत एक इंटरेस्टिंग बात इस आर्टिकल में समझने को मिलेगी रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे। तो यानी कि अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कपल है, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड में से है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते इतने महंगे क्लिनिक्स में जाना, वो भी इनफर्टाइल है। अब उनके पास क्या राइट नहीं होना चाहिए कि वो भी ये टेक्नोलॉजीज अवेल कर सकें? ठीक है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हो सकता है कि चलो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की ना बात करें, बट सेम सेक्स पार्टनर्स की हम बात करें, गे कपल्स हो, लेस्बियन कपल्स हो, या ट्रांसजेंडर्स की बात करें, या लिव इन कपल्स की बात करें, जो अभी शादी नहीं करना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पास बच्चे हों, तो क्या वो इन टेक्नोलॉजीज के चलते, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के चलते बच्चे नहीं क्या कर सकते हैं? ये बात सोचने वाली है।
ठीक है। तो अब यहां पे ये कुछ बातें इस आर्टिकल में हमारे सामने खड़ी उठती हैं जो कि हमको समझनी बहुत जरूरी है। असिस्टिंग पेरेंटहुड, तो अगेन यहां पे एक बहुत सेंट्रल बात जो यहां पे एम्फसाइज करी गई है, दैट व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ सेम सेक्स पीपल और द ट्रांसजेंडर पीपल। डेफिनेटली हर कोई पेरेंट बनना चाहता है ना। अब डेफिनेटली जहां पे हमको रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हमने अभी आर्टिकल के शुरुआत में ये बात पढ़ी और समझी कि $multi-million इंडस्ट्री बन चुकी है इन विट्रो फर्टिलिटी क्लिनिक्स की बात करें, तो उसको रेगुलेट करना, बिकॉज इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लीगल इश्यूज आ जाते हैं, एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, तो रेगुलेट करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट्स को वायलेट करना, तो ये बात का भी तो एक सरकार को खास ख्याल रखना है ना, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव इंटरेस्ट और वैल्यूज का भी तो यहाँ पे खास ख्याल रखना है। अब ग्रीवेंसेस क्या है अगेंस्ट दिस एक्ट, अगेंस्ट द ART एंड सरोगेसी एक्ट। अब ना यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है, एक IVF स्पेशलिस्ट के द्वारा और एक कपल के द्वारा जो कि पेरेंट्स बनना चाहते हैं, बायोलॉजिकली कंसीव कर सकते हैं लेकिन वो बायोलॉजिकली कंसीव नहीं करना चाहते हैं। इस बात के बारे में भी हम बात करेंगे। याचिका में ये कहा गया है कि ये जो एक्ट है डिस्क्रिमिनेटरी है, ये वायलेट करता है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को और रिप्रोडक्टिव राइट्स को। ये एक्ट डिनाई करता है एक्सेस टू दी ARTs यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज टू अ सिंगल पर्सन, यानी कि जो सिंगल है, जिनकी शादी नहीं हुई है, या चलो जिसकी शादी नहीं हुई बट वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, या सेम सेक्स रिलेशंस की बात करें। और एक और बात यहां पे जो उठाई गई है इस याचिका में कि कमर्शियल सरोगेसी के ऊपर बैन क्यों है। अगर एक औरत के कोख में 9 महीने के लिए बच्चा है तो उस औरत को आप बियॉन्ड मेडिकल एक्सपेंसेस क्यों नहीं कॉम्पनसेट करना चाहेंगे। काफी सारी औरतें होंगी जो कि चाहेंगे, दे विल बी रेडी कि अगर कमर्शियल सरोगेसी को अगर अलाउ कर दिया जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोई भी अगर एक औरत है जिसके कोख में 9 महीने के लिए बच्चा रहेगा, तो वो डेफिनेटली चाहेगी ना द ट्रॉमा विच दैट लेडी विल गो थ्रू और द एक्सपेंसेस बियॉन्ड द मेडिकल एक्सपेंसेस जो बेयर करना होगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन तो वो चाहेगी ना वो लड़की। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। कमर्शियल सरोगेसी की यहां पे बात करें तो कमर्शियल सरोगेसी क्या होता है, दिस रेफर्स टू एनी सरोगेसी अरेंजमेंट जहां पे जो सरोगेट मदर है उसको कॉम्पनसेट किया जाता है फॉर हर सर्विसेज बियॉन्ड द मेडिकल एक्सपेंसेस। और जो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की बात करें, यानी कि अगर कोई औरत वॉलंटियर करता है, कोई औरत वॉलंटियर करती है कि भाई आई एम रेडी कि मैं ये प्रेगनेंसी को कैरी आउट कर सकती हूँ, मेरे को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए, आई एम फाइन विद दैट, तो उसको हम अल्ट्रुइस्टिक कहते हैं। अब अल्ट्रुइस्टिक अगर हम सरोगेसी की बात करें तो यहाँ पे अगर विद इन द फैमिली कोई हो, अगर कोई रिलेटिव्स हो या अगर हमारे कोई क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हो जो कि रेडी हैं कि भाई आई ओनली वांट कि भाई मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, अगर कोई लड़की ऐसे बोले कि आई जस्ट वांट कि उनको जॉय मिले पेरेंटहुड का, मेरे को कोई यहाँ पे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, सो दैट इज अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अब प्रोहिबिशन ऑफ सरोगेसी की बात करें ना, द क्वेश्चन ऑफ वेदर कमर्शियल सरोगेसी शुड बी अलाउड इज अ वेरी थॉर्नी इशू। देखिए 2016 से पहले, अब यहाँ पे टाइमलाइन की बात करें, 2016 से पहले जो गाइडलाइंस थी वो अलाउ करते थे कॉम्पनसेटेड सरोगेसी को, यानी कि कमर्शियल सरोगेसी को। लेकिन 2016 के बाद कुछ अमेंडमेंट्स करी गई जहां पे सरोगेसी को प्रोहिबिट, या जहां पे कमर्शियल सरोगेसी को प्रोहिबिट करा गया। फिर 2017 में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि देखिए ये बात तो गलत है, तो उन्होंने कुछ सर्वे किया था, कुछ सरोगेट मदर्स का सर्वे किया था और वहां पे ये कहा था कि अगर आप अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को मैंडेट कर देंगे तो वो बात सही नहीं होगा। अब डेफिनेटली कोई भी लेडी जो है, कोई भी लड़की जो है, वो फ्री में व्हाई वुड शी गिव दैट सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अगर औरतें इंगेज करते हैं कमर्शियल सरोगेसी में तो वो डेलिबरेटली कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ औरतों के लिए होगा कि चलो बाकी जगह पे अगर कहीं काम करना हो तो उनको काफी एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ठीक है। खास करके वो औरतें जो कि बहुत डिसएडवांटेज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, जो बहुत गरीब घर से आते हैं, तो अगर वो रेडी हैं कि अगर उनको कॉम्पनसेशन मिल सके और अगर वो सरोगेसी के लिए रेडी हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई हर्ज नहीं है। एज पर द व्यूज ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैक इन 2017 कि उनको कॉम्पनसेट किया जाए, बिकॉज नथिंग कम्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। री एग्जामिनिंग सरोगेसी, फिर अगेन एक पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 की हम बात करें, वहां पे ये स्टैंड किया कि कमर्शियल सरोगेसी जो है वो अनएथिकल है, वो एंटी एथिकल है और इसमें बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, प्रोहिबिट कर देना चाहिए। लेकिन क्या इस पर्टिकुलर कमिटी ने अगर कोई ऐसा सर्वे किया था, क्या द रियल वॉइसेस, द वॉइसेस ऑफ द पर्सन्स हु वर एक्टिंग एज सरोगेट्स, क्या उनकी आवाज को सुना था, क्या उनके व्यूज को सुना था? अब उनका ये कहना है कि भी देखो जो जॉय होता है पेरेंटहुड का वो देना किसी कपल को, वो बहुत ज्यादा प्राइसलेस है, वो बात ठीक है। लेकिन जो कोई लड़की या कोई लेडी अगर अपनी सर्विसेज देने को तैयार है फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करेगी? अगेन यहां पे सवाल खड़ा उठता है। अब इस बात का जो फैसला है वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ही दिया जा सकता है और क्लैरिटी आ सकती है।
दिस क्वेश्चन डिमांड्स क्लैरिटी। नाउ क्वेश्चन ऑफ वेदर सरोगेसी शुड बी एन ऑप्शन ऑफ टू दोज जो कि बायोलॉजिकली कंसीव कर सकते हैं। अब इस याचिका में एक मैरिड वुमेन भी है जिन्होंने बोला है कि मैं बायोलॉजिकली तो कंसीव कर सकती हूं, मेरा ऑलरेडी एक बच्चा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं सरोगेसी के थ्रू अगला बच्चा करूं। अब ये अलाउड नहीं है अंडर द लॉ। अंडर द लॉ क्या अलाउड है कि भी ओनली इनफर्टाइल कपल्स, फर्टाइल कपल्स कैन नॉट अवेल द ऑप्शन ऑफ सरोगेसी, इनफर्टाइल कपल्स कैन अवेल द ऑप्शन ऑफ सरोगेसी। अब वो दूसरा बच्चा चाहते हैं। उनका ये कहना है कि जब पहली बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, जो मेरा पहला बच्चा हुआ था, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा विच आई हैड टू गो थ्रू, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई थी, बहुत हेल्थ इश्यूज आए थे और मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाई थी। तो अगर दूसरी बार मैं मां बनना चाहूंगी तो सरोगेसी के जरिए बनना चाहूंगी ताकि मैं अपनी हेल्थ पर, अपने करियर पे फोकस कर सकूं, बट आई एम वेरी मच फर्टाइल टू हैव अ बेबी। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन एज फार एज द रिप्रोडक्टिव राइट्स रेजीम इन इंडिया इज कंसर्न, जिसका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही आ सकता है। अब कुछ बात सोचने के लिए देखिए, अब यहां पे दो तरह की सिचुएशंस है। एक तो ये है कि देखिए मां बनने में बहुत जॉय होता है ना, एवरी गर्ल वुड वांट टू बिकम अ मदर, चाहे वो 25 की उम्र में हो, चाहे वो 21 की उम्र में हो, चाहे वो 40 की उम्र में हो। लेकिन सवाल यहां पे आता है कि दो तरह की औरतें हैं। एक तो वो हैं जो कि अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड हैं, करियर को लेके बहुत ड्रिवन है और उनका करियर, उनका टाइम नहीं अलाउ करता कि वो अपने काम को छोड़ें, बिकॉज ऑब्वियसली अगर बच्चा पालना है, बच्चे की देखभाल करनी है तो काम को छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ औरतों के मिशंस हैं, कुछ गोल्स हैं, वो अपने जॉब को नहीं क्विट करना चाहते हैं, वो मैटरनिटी लीव के बियॉन्ड भी लीव नहीं ले सकते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे अगर वो ये चाहते हैं कि मैं सरोगेसी के जरिए प्रेग्नेंट हूं, तो ये उनका व्यू है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी औरतें हैं जो कि थोड़ी गरीब परिवार में से हैं, अगर हम सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज की बात करें, वो रेडी हैं ये सर्विसेज ऑफर करने के लिए, दैट आई कैन बियर द कॉस्ट फॉर द आई कैन बियर दिस मेंटल ट्रॉमा फॉर द नेक्स्ट 9 months प्रोवाइडेड यू कैन कॉम्पनसेट मी। अब ये सवाल हमारे सामने खड़ा उठता है जिसका जो अब क्लैरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट है। दूसरा जो पार्ट इस क्वेश्चन का, आपके ओपिनियन में डू द प्रोविजंस इन द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी एक्ट 2021 डू द प्रोविजंस इनेबल अ रिप्रोडक्टिव राइट्स रेजीम इन इंडिया। 250 शब्दों में आपने ये आंसर लिखना है और ये आंसर आपने कहां पोस्ट करना है, ये आंसर आपने पोस्ट करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। टू गेट एक्सेस टू दिस चैनल, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप अभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे इस लिंक को क्लिक करें और आपको हमारे चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और एल्स आप हमारे इस नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे अपनी टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं रिक्वेस्टिंग टू ऐड इन दिस टेलीग्राम ग्रुप ऑफ एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। दोस्तों कल का जो बेस्ट आंसर है वो टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा शाम को 6 बजे अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर। एंड बाकी दोस्तों जाने से पहले एक आपको क्विक एडवर्टाइजमेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो है सोशियोलॉजी का मेंटरशिप कोर्स। सो दोस्तों यदि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ अगले साल अपना मेंस लिखेंगे, तो चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो, चाहे आपका चौथा अटेम्प्ट हो, व्हाटएवर द अटेम्प्ट माइट बी, तो यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। और दोस्तों आप चाहें तो वैसे ये तो कोड जो अवेलेबल था 25 अक्टूबर तक था, लेकिन अभी भी हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है, स्लीपी दिवाली के कोड को 33% अभी भी इस पे ऑफ है इस कोर्स पे, और इसकी प्राइस होगी 18,899, जो कि आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। पहले इसकी प्राइस क्या थी, अराउंड 28,000। नाउ इस कोर्स के बारे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारे ईमेल एड्रेस sleepy.classes@gmail.com पे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मिलूंगा आपको कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय